नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 मई से लेके 14 मई तक की पूरी करंट अफेयर्स हम देखेंगे और पूरी हिंदी मीडियम में होगी ये। और प्लस इसमें उत्तर प्रदेश की विशेष जो करंट अफेयर होंगी 8 मई से लेकर 14 मई तक की, उसको भी इंक्लूड किया है। देखिए, ये राजकुमार जी के नोट्स हैं। राजकुमार जी ने अब हमसे वादा किया है कि ये हर वीक में देंगे, हिंदी मीडियम के लिए नोट्स देंगे। ये मैंने चेक किया है, इसमें काफ़ी अच्छे हैं। इसमें डेट वाइज इन्होंने बनाए हैं और प्लस यूपी के लिए विशेष है। तो ये यूपी पीसीएस वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हर वीक में मैंने जैसे अब बोला है कि अब हर वीक में मैं आपको करंट अफेयर दूंगा, पूरा अपडेट करूंगा उसमें। और इसमें पूरा 8 मई से लेकर 14 मई तक का करंट अफेयर है हिंदी मीडियम में। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे साथी हैं उनको भी मैं इंग्लिश के टर्म्स बताता रहूँगा इसमें, कि वो भी समझ सकें पूरे। कई बार हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है। और ये वीडियो में लास्ट में आपको यूपी का विशेष भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पूरा देखिएगा और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक पीओ आईबीपीएस, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेट वाइज है, सब कुछ एकदम डेटा है। कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट भी हैं जो कि यूपी पीसीएस में आने की उम्मीद है प्रीलिम्स में, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं इसमें करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहला इसमें 8 मई को देखें अगर हम, तो सोसाइटी ऑफ इंडियन मोटर्स मैन्युफैक्चर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार अब विश्व का सबसे बड़ा जो दुपहिया वाहन बाजार वो बन गया है भारत। मतलब कि टू व्हीलर की जो बाइक होती है, टू व्हीलर इंडस्ट्री में, टू व्हीलर जो व्हीकल, टू व्हीलर होते हैं जो, उसमें 2016 में भारत सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। चीन को पीछे छोड़ दिया है। और मई 2017 तक की अगर इसमें देखें पूरे आंकड़े, तो विश्व का सबसे बड़ा जो टू व्हीलर मार्केट बना है वो कौन बना है? वो इंडिया हो गया है 2016 में। चीन को पीछे छोड़ दिया है। नंबर सेकंड इसमें जो करंट अफेयर है कि अभी टैगोर सांस्कृतिक समारोह ये कहाँ पे हुआ है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि टैगोर सांस्कृतिक समारोह ये कहाँ पे हुआ है? मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है ये। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती के पर ये आयोजित किया गया था। टैगोर सांस्कृतिक समारोह 8 से लेके 12 मई तक का ये किया गया था, ठीक है। मिस्र में हुआ है ये। उसके बाद एक ईगर लॉयन ये करके एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2 कंट्रीज के बीच में की गई, जॉर्डन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो कई बार जैसे ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि किन 2 देशों के बीच में हुई है। तो ईगर लायन जो ये सैन्य अभ्यास है ये जॉर्डन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है, जॉर्डन और यूएसए के बीच में हुआ है। 2011 से इसको चालू किया था। नेक्स्ट इसमें करंट अफेयर है कि बुक अभी इस वीक में एक रिलीज हुई थी, लास्ट वीक में। उसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना, द मैरिज दैट शुक इंडिया। और ये इसकी राइटर कौन है? शीला रेड्डी है ये। इस बुक में पारसी लड़की रूटी के साथ जिन्ना के विवाह का वर्णन किया गया जो उनसे उम्र में 24 वर्ष छोटी थी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इस बुक का ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना द मैरिज दैट शुक इंडिया के राइटर का नाम क्या है? वो है शीला रेड्डी। फिर उसके बाद ग्रैंड प्रिक्स ऑफ लिबरेशन प्लेजेन, ये जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, इससे रिलेटेड करंट अफेयर है कि ये कहां पे हुआ था। पहली बात, ये कहां पे हुआ था? चेक गणराज्य में हुआ था। और इसमें इंडिया ने कितने पदक जीते? इंडिया ने 7 पदक जीते हैं इसमें। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। लिखा हुआ है देखिए GSB 124, यानी कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 7 पदक जीते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद भारत चीन के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम का पहला जो ये किया गया, ये कहां पे किया गया? चाइन में किया गया। चीन में किया गया, मतलब चाइना में किया गया। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो भी रिलेशंस है काफी ज्यादा हम लोग के बीच में डिस्प्यूटेड जो बातें वो हैं। जैसे आप देखें, इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चलता है हमेशा, जो सीमा विवाद है। और उसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट वाला है कि इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है, चाइना इंडिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जैसे पाकिस्तान को चाइना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इंडिया कोई भी अगर पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कभी भी रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है तो चाइना उसमें अड़ंगा लगा देता है। उसके अलावा चीन बोलता है कि ये जो साउथ चाइना सी वो पूरा इनका है, और इंडिया ने वियतनाम के वहाँ पे ब्लॉक खरीदे हुए हैं। तो बहुत सारे इसमें पेच है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। जैसे आप देखें, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके थ्रू ये चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो उसी को लिए फिर इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है ईरान में। उसके अलावा जो 1 बेल्ट 1 रोड वाली चाइना की पॉलिसी है उसमें भी चाइना चाहता है कि
इंडिया को इंक्लूड किया जाए, लेकिन वो एक तरह से इंडिया इस हिसाब से देखता है कि चाइना हमको इंसर्किल कर रहा है, हमको घेर रहा है। यूएसए ने की एक रिपोर्ट ने भी ये बताया था। तो ये इसी के लिए रिश्तों को सुधारने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम का पहला जो ये किया गया था वो चीन में किया गया। उसके बाद एथलेटिक्स, ये देखिए 22वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका शुभंकर या फिर मैस्कॉट किसको बनाया गया है? ऑलिव रिडले को। ये समुद्री कछुए होते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बात कि 22वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? ये होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ये जुलाई में होगा। और इसमें शुभंकर यानी कि मैस्कॉट किसको बनाया गया? ये ऑलिव रिडले टर्टल को बनाया गया, और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि उड़ीसा के गहीर माथा बीच में पाए जाते हैं ये ऑलिव रिडले टर्टल। तो ये आप याद रखिएगा, 2 चीजें इसमें याद रखनी है। 22वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हुआ कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा, मतलब ये जुलाई में। और इसमें मैस्कॉट किसको सिलेक्ट किया गया है? ऑलिव रिडले टर्टल। देखिए मैस्कॉट एक तरह से एक सिंबल होता है किसी भी चैंपियनशिप का या किसी का भी, और ये उसी जगह की लोकल जो जगह होती है जहां भी हो रहा होता है वहां का जो विशेष उसका महत्व होता है, इसीलिए इसको जनरली उसी जो भी कुछ अगर होता है कि मान लो उसको कंजर्वेशन करना है, उसको बचाने के लिए प्रयास करने हैं, तो एक तरह से इसमें उसका प्रमोशन करते हैं कि इसको बचाना जरूरी है। तो ये होगा 22वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हो गया। मैस्कॉट इसका है ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि गहीर माथा बीच में पाया जाता है। फिर ये कुछ और करंट अफेयर हैं। नीदरलैंड में भारत के राजदूत होंगे वेणु राजमौनी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त होंगे सोहेल मोहम्मद। फिर ब्रिटेन ने अभी अमीरों की सूची जारी की है, उसमें शीर्ष स्थान पर है हिंदुजा ब्रदर्स, यानी कि जो रिचेस्ट इंडियंस हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं यूके में, ब्रिटेन में जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से एक सूची जारी हुई है, उनकी लिस्ट जारी हुई है, उसमें नंबर 1 पे है हिंदुजा ब्रदर्स, ठीक है, हिंदुजा बंधु। उसके बाद अभी एक जापान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड यानी कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड, ये किसको मिला है? अश्विनी कुमार को मिला है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है और ये बिल्कुल आएगा किसी ना किसी परीक्षा में, ये जितने भी आने वाले एग्जाम है। फीफा अंडर 17 जो फुटबॉल विश्व कप होने वाला है, पहली बात कहां पे होने वाला है ये जरूर याद रखिए, ये भारत में होने वाला है, और ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। उसी के लिए एक मिशन भी चलाया गया था कि ये 1 करोड़ लोगों को, ये करीबन 1.1 करोड़ लोगों जो बच्चे हैं उनको ये प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए भी मिशन भी चलाया गया था फीफा अंडर 17 के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बहुत इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये भारत में कितने शहरों में खेला जाएगा? 6 शहरों में ये खेला जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, कोची, गोवा, गुवाहाटी और नवी मुंबई। 6 से 28 अक्टूबर तक होगा ये, और 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और इसका फाइनल मैच कहां पे होगा? सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता में। तो ये सब न्यूज इसमें एक जगह कलेक्ट करके जो फैक्ट वाली चीजें लिख दी गई हैं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप कहां पे होगा? भारत में होगा, याद रखिएगा इसको। अंडर 17 की बात हो रही है यहाँ पे, 6 शहरों में खेला जाएगा, अक्टूबर में होगा, 24 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, और फाइनल होगा उसका सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता में। उसके बाद ये अगर पूछा जाएगा कि X-37V यानी कि ये अमेरिका का टॉप सीक्रेट अंतरिक्ष यान है, और ये अंतरिक्ष यान 2 वर्ष बाद अंतरिक्ष से वापस लौटा है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि X-37V ये किस देश का टॉप सीक्रेट अंतरिक्ष यान है? ये अमेरिका का है। ये 700 दिन तक अंतरिक्ष में रहा था, और यान को बोइंग कंपनी ने बनाया है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व बैंक ने कहा है कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में जो भी आइलैंड ये डूब रहे हैं, धीरे धीरे वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, सी लेवल जो राइज करता जा रहा है उसकी वजह से, अगर कोई भी वहां पे आइलैंड डूबेंगे जो पैसिफिक ओशन में, तो उसमें जो उनके लोग हैं उनको शरण कहाँ पे दी जाएगी? उनके बगल वाले जो कंट्री हैं जो काफी डेवलप्ड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शरण दी जाएगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सी लेवल जो राइज हो जाता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से आइसबर्ग पिघलते जा रहे हैं, जितने भी जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं, तो ये इसी की वजह से सी लेवल राइज कर रहा है, और भी बहुत सारे रीजन है, क्लाइमेट चेंज का ही है एक मेन चीज ये। तो अब इसमें अगर कोई जो छोटे आइलैंड हैं, जो छोटे द्वीप हैं, वो डूब गए, उसके निवासियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शरण दी जाएगी, आप याद रखिएगा। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे लगता है यूपी पीसीएस में जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि अंटार्कटिक से आइसबर्ग लाकर पानी बनाएगा? उसका आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। तो अंटार्कटिक से आइसबर्ग लाकर ये पानी बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। देखिए ये यूएई में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और ये प्रेडिक्ट किया गया है कि अगले 25 सालों तक पानी की समस्या यहाँ बनी रहेगी। इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, इनकी कंपनी है, कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड की परियोजना है, और 2018 से काम चालू होगा ये। और ये कंपनी क्या करेगी, अंटार्कटिक से करीब 10,000 किलोमीटर दूर हर्ड द्वीप,
ये हर्ड आइलैंड, ये आप याद रख सकते हैं कहाँ पे है, ये हर्ड आइलैंड है अंटार्कटिका में, और यहां से हिमखंड लाएगा, मतलब बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा लाएगा। 1 साल लग जाएगा इसको लाने में, 365 दिन, और 5 साल तक ये जो हिमखंड है 10 लाख लोगों की प्यास बुझा सकेगा। मतलब बहुत ही इनोवेटिव तरीका है ये, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में था ये वर्ल्ड न्यूज में, इसीलिए आप इसको याद जरूर रखिएगा। और यूएई में अगले 25 सालों तक भयंकर सूखा पड़ने की आशंका है, तो इसीलिए अंटार्कटिक से आइसबर्ग लाकर ये लोग पानी बनाएंगे, ये आप याद रख सकते हैं। और ये पानी बनाएगा कौन? संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद ये स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स के मामले में भारत का स्थान क्या हो गया है? इसका स्थान हो गया तीसरा। देखिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स के लिए जो रैंकिंग थी अभी तक चीन नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, अभी तक चाइना था, ये इजराइल नंबर 3 पे था, लेकिन अब इसको पछाड़कर भारत आ गया है नंबर 3 पे। और जो पीएम मोदी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रयास हैं उनको थोड़ा थोड़ा बल मिलने लगा है, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगे हैं। तो स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स के मामले में भारत नंबर 3 पे हो जाएगा, चाइना नंबर 1 पे हो जाएगा, नंबर 2 पे हो जाएगा अमेरिका। और इसकी रिपोर्ट किसने दी है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ने, यानी कि नेस्कॉम ने, प्लस जिनेवा कंसल्टिंग की संयुक्त रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये देखिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स का क्या मतलब होता है कि ये ऐसी स्थापित कंपनियां या प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, मतलब एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ने में, उनको पैर जमाने में, उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। और ये कंपनियां स्टार्टअप को 6 महीने से लेकर 3 साल तक प्रशिक्षण देता है। मतलब स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स एक तरह से स्टार्टअप जो नए आना चाहते हैं उनको पूरी तरह से ये सपोर्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको कैसे बढ़ना चाहिए, क्या 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 उनको फाइनेंस देने चाहिए, कैसे कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, सब कुछ उनके लिए ये हेल्प करते हैं। और उसके मामले में इंडिया नंबर 3 पे आ गया है, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका। ये हो गई 8 मई की। अब अगर आप देखें 9 मई 2017 की अगर इसमें न्यूज देखें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक घर को स्मार्ट हाउस पहचान पत्र दिए जाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये किसने लिया? हरियाणा सरकार ने लिया है। हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक घर को स्मार्ट हाउस पहचान पत्र दिया जाएगा। उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इकाई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, और इसका अध्यक्ष अब किसको चयनित किया गया है? भारत को चयनित किया गया है। और 2 वर्ष के लिए है ये। भारत इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है। देखिए सब लिखा हुआ है इसमें, राजकुमार जी ने काफी अच्छे नोट बनाए इसमें। तो संयुक्त राज्य ये संगठन का जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का अभी अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा, 2 साल के लिए होगा। तीसरी बार भारत अध्यक्ष बन रहा है ये। और भारत इससे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का अध्यक्ष बना था 1988 में और 2007 में। और ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास है ये विश्व भर में सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ मानव बस्तियों को बढ़ावा देता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? भारत। 2 साल के लिए तीसरी बार बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की बैठक कहाँ पे हुई थी? नैरोबी में हुई थी, केन्या में। और इसकी अध्यक्षता करेंगे, जो अभी होगी, अभी हो चुकी है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम वेंकैया नायडू ने। उसके बाद अगर आप देखें कि 50वां जो एशियाई विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसकी परिषद का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? योकोहामा जापान में हुआ है। योकोहामा जापान में हुआ है ये। और इसकी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट का 50वां जो इनका वार्षिक सम्मेलन होगा, जो एनुअल इनका कॉन्फ्रेंस होगा, वो होगा योकोहामा जापान में। फिर उसके बाद है कि नाव एम्बुलेंस सेवा कौन स्टेट गवर्नमेंट ये स्टार्ट करेगी? तो उड़ीसा पास ये स्टार्ट करेगी। उड़ीसा राज्य सरकार नाव एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेगा। 4 जिलों में करेगा ये, कोरापुट में, मलकानगिरी में, केंद्रपाड़ा में, कालहांडी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी राज्य सरकार नाव एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने जा रही है? वो है उड़ीसा। उसके बाद भारत का पहला एथेनॉल उत्पादन जैव रिफाइनरी संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? ये पुणे में हुआ है, जिला राहू में, महाराष्ट्र में। तो ये भी पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जरा विशेष फोकस करिएगा कि भारत का पहला एथेनॉल जो प्रोडक्शन जो बायो रिफाइनरी संयंत्र है ये कहाँ पे शुभारंभ इसका हुआ है? पुणे में हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं। देखिए एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है और एथेनॉल एक तरह से ये शुगर केन का यानी गन्ने का प्रोडक्ट होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इससे अगर आप फ्यूल में इसको मिला देते हैं एथेनॉल को
तो थोड़ा सा फ्यूल क्लीन भी हो जाता है और पॉल्यूशन भी कम होता है और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। मतलब एक तरह से अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इंडिया में 10% तक की अलाउड है, लेकिन 2.4% तक की कर पाई हैं केवल कंपनियां अभी। और इससे अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगेंगे अपने फ्यूल में, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट की कॉस्ट भी कम होगी थोड़ी सी, और क्लीन फ्यूल की तरफ भी हम मूव करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2017 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला गया है? बेस्ट डायरेक्टर का ये पुरस्कार मिला है फिल्म आ डेथ इन द गंज के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है? कोंकणा सेन शर्मा को मिला है। किस फिल्म के लिए? लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है कोंकणा सेन को, और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है पुरस्कार आ डेथ इन गंज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2017 में। उसके बाद दक्षिण एशिया के लिए एडीबी के हब को के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? दिल्ली को किया जाएगा। मतलब साउथ एशिया में जो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हब बनाया जाएगा, दिल्ली को विकसित किया जाएगा उसके लिए। फिर ये आयोवा यूनिवर्सिटी किस राज्य में मेगा बीच पार्क स्थापित करेगा? ये करेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में आयोवा यूनिवर्सिटी ये मेगा बीच पार्क स्थापित करने जा रहा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर आप देखें आईएमएफ ने ये भारत की आर्थिक विकास दर के लिए अभी प्रेडिक्शन किया है 2017-18 में जो ये होगी 7.2% होगी। कई सारी कंपनी ये जितनी भी कई सारी मतलब ग्लोबल के जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं हर बार। तो कई सारियों ने किया है। अभी आईएमएफ की जो ग्रोथ रेट आई है 2017-18 में 7.2% होगी, 2018-19 में 7.7% होगी। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि वनडे अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज, मतलब महिला के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, तो पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? इंडिया की झूलन गोस्वामी। ये भारतीय हैं, उन्होंने 181 विकेट ले लिए हैं और 153वें वाले मैच में लिए थे अपने। और इन्होंने जो 181वां विकेट लिया है वो दक्षिण अफ्रीका का लिया है। ये रेसिबे नटो जाडो का लिया था ये विकेट। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ दिया? कैथरीन फिट्जपैट्रिक का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। तो अभी तक कैथरीन फिट्ज थी ये, पैट्रिक ये ऑस्ट्रेलिया की। इनके नाम था कि सबसे ज्यादा जो महिला गेंदबाज कौन सी थी अभी तक विश्व में जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो थी कैथरीन फिट्जपैट्रिक, ये ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन अब इंडिया की हो गई है। मतलब अभी तक इंडिया ने जैसे क्रिकेट के कई सारे रिकॉर्ड में वर्चस्व अभी तक सिर्फ मेल का था, अब जो इंडिया की फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो भी वर्चस्व करने लगी हैं। झूलन गोस्वामी भारतीय, इन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली ये भारतीय महिला बन गई हैं। इनको 2007 में भी आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था और 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला है, 2012 में पद्मश्री मिला है। और ये वनडे में टॉप जो 5 महिला गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, पहले नंबर पे झूलन गोस्वामी भारत की 153 मैच में 181 विकेट लिए हैं। कैथरीन फिट्ज हैं ये ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 109 में 180। फिर बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चौथे नंबर पे भी भारत की हैं नीतू डेविड, ये भारत की हैं और इनके 141 विकेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड पर रोक किस राज्य सरकार ने लगाई? ये महाराष्ट्र ने लगाई है। काफी अच्छा स्टेप है ये। तो स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड पर रोक लगाई है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पूर्णतया सौर एनर्जी से चलने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला उद्योग कौन सा है? गत्ता उद्योग है, यानी कि कार्डबोर्ड जो इंडस्ट्री होती है। अब हिमाचल प्रदेश की जो कार्डबोर्ड इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से फुल्ली सोलर पावर्ड होगी है। और ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा उद्योग है या पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पूर्णतया सौर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से चलेगी, यानी कि पूरी तरह से ये सोलर पावर्ड होगी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला उद्योग ऐसा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा, वो है गत्ता उद्योग। उसके बाद ये इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन आईपीओ नाम का ये प्रभाव, ये इसके कारण धरती का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर 2026 तक कितना बढ़ जाएगा? 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आ भी सकता है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने ये शोध किया है कि इंटर डिकेडल जो पैसिफिक ऑसिलेशन होता है, ये देखिए वैसे तो एक ये मौसमी घटना होती है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अपना असर दिखाती है, मतलब नॉर्थ और हेमिस्फीयर में अपना असर दिखाएगी। और ये पैसिफिक ओशियन में होती है, प्रशांत महासागर में लंबे समय तक के लिए होने वाले स्पंदन को आईपीओ बोला जाता है, यानी कि इंटर डिकेडल
पैसिफिक ऑसिलेशन बोला जाता है। देखिए जो एल नीनो और ला नीना इवेंट होती हैं वो तो काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं, लेकिन ये जो इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ये 10 से लेकर 30 साल तक की अवधि तक जारी रहता है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने शोध किया है कि इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन की वजह से बताइए ग्लोबल जो ये टेम्परेचर है 2026 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही खतरनाक भी है ये। और ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में होती है, पैसिफिक ओशियन में होता है ये। लंबे समय तक के लिए जो स्पंदन होता है उसको बोलते हैं ये इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन, और 10 से 30 साल तक रहता है। एल नीनो तो हर साल होता है या फिर साल भर रहता है एल नीनो का इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ला नीना का। तो ये उससे ज़्यादा ये डेंजरस इफेक्ट है ये इंटर डिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन। उसके बाद अगर आप देखें, ये मैं न्यूज़ बता भी चुका था कर्नन की, जस्टिस सी एस कर्नन की। देखिए पहली बार हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज को सजा सुनाई गई है, 6 महीने के लिए इनको सजा सुनाई गई है। और ये कलकत्ता हाई कोर्ट के ये जज है, इनका नाम है न्यायाधीश सी एस कर्नन। इसकी मैं पूरी न्यूज़ बता चुका था वैसे। इनकी ये मद्रास के थे पहले और ये 2009 से शिफ्ट कर दिए गए थे कोलकाता में। तो फिर उसके बाद इन्होंने जैसे जनवरी में प्रधानमंत्री को एक लिस्ट दी थी और उसमें 20 जो मद्रास के हाई कोर्ट हैं और प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के बारे में इन्होंने बोला था कि ये लोग सब करप्ट है और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर उसके लिए फिर 7 न्यायाधीशों की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी, यानी कि संविधान पीठ बनाई थी। उन्होंने इनको सजा सुनाई है। जस्टिस जे एस खेयर उसके थे, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, उन्होंने इनको सजा सुनाई है। और एससी ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। देखिए इन्होंने क्या किया था कर्नन ने कि अपने घर को ही कोर्ट बना लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था इनको कि इनके ऑर्डर माने नहीं जाएंगे। और ये फरवरी में, पहले जनवरी में उन्होंने लिस्ट दी थी पीएम को, फिर उसके बाद भी लगातार ये हमला कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले तो न्यूज़ आई थी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और जितने भी साथ ही जो न्यायाधीश की बेंच थी इन्हीं को पूरी सजा दे दी थी कि 5 साल की SC ST एक्ट के तहत। तो इसीलिए फिर इनको फाइनली अब सजा दी गई और 6 महीने के लिए इनको जेल की सजा हुई है। CS कर्नन, और ये वर्तमान ऐसे पहले जज हैं हाईकोर्ट के जिनको ये सजा मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये लास्ट में कहाँ पे पोस्टेड थे? कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे ये। उसके बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? मून जे इन। और ये किस पार्टी के हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक है। और इन्होंने हराया किसको था? हांग जून पाओ को, और जो कि किसकी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। उसके बाद ये राजनीतिक जो दलों के चंदे पर नजर रखने वाली एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 5 राजनीतिक दलों ने कुल आय का 60% खर्च किया था। इनमें से बसपा है, माकपा है, भाकपा है, NCP है, तृणमूल कांग्रेस है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो आय संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जबकि यही दोनों सबसे ज्यादा इनको फंड मिलता है, भाजपा और कांग्रेस को ही। और अगर आप देखें इसमें तो राष्ट्रीय दलों को मिलने वाला कुल चंदा अगर आप देखें टॉप 5 की लिस्ट दी हुई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये मतलब एक तरह से बेमानी रिपोर्ट है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड तो भाजपा को ही मिलता है और सबसे या फिर कांग्रेस को मिलता है, इन्हीं दोनों को मिलता है। इन्होंने अपनी आय संबंधी जो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, ये पता नहीं क्यों नहीं कराया, ये तो कराना चाहिए था। ऐसे तो जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो हर बार बोलते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं पॉलिटिकल ये सिस्टम में, और RTI का हर जगह उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग एक ही समान है। आय संबंधी जारी इन्होंने जो जानकारी नहीं दी है, ये लोग RTI में भी नहीं आना चाहते हैं। बहुत ही दिक्कत है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जो टॉप 5 जिन्होंने पार्टियों ने दी उसमें से सबसे पहले माकपा नंबर 1 पे। इसको चंदा कितना मिला था? 107.48 करोड़ का। और ये नंबर 2 पे बसपा 47.38 करोड़ का। तृणमूल कांग्रेस है नंबर 3 पे 34.57 करोड़। और NCP नंबर 4 पे 9.13 करोड़। भाकपा है नंबर 5 पे 2.17 करोड़। तो सबसे ज्यादा जितना भी जो डेटा था उस हिसाब से माकपा का मिला है उनको। सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने पे माकपा शीर्ष पर है, मतलब सबसे ज्यादा जिसने चंदा लिया था 2015-16 में। भाजपा और कांग्रेस ने अपना डेटा नहीं दिया, उस हिसाब से माकपा है। उसके बाद अगर आप देखें कि 2016-17 के तीसरे जो
अग्रिम अनुमान के आधार पर देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा, मतलब टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होगा, 273.38 मिलियन टन होगा और ये अभी तक का हाईएस्ट होगा। और ये रिपोर्ट किसकी थी, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की। मतलब टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में 273.38 मिलियन टन होगा, काफ़ी ज़्यादा है, अभी तक का हाईएस्ट होगा जब भी इसका डेटा आएगा। अभी तो एडवांस एस्टिमेट आए हैं बस। उसके बाद 10 मई की अगर आप न्यूज़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय राज ब्यूरो यानी कि एफबीआई जो होता है, एफबीआई के निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया है इसको। किसको कर दिया, जेम्स कोमी को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई के निदेशक पद से बर्खास्त किया है जेम्स कोमी को। और एफबीआई का गठन कब हुआ था, 26 जुलाई 1908 को हुआ था। और एफबीआई एजेंसी से किसी प्रमुख की बर्खास्तगी का यह दूसरा मामला। इससे पहले भी एक एफबीआई के निदेशक से इनको हटाया गया था। इससे पहले विलियम सेशंस 1993 में हटाया गया था इनको, और नैतिक चूक के आधार पर हटाया था किसने, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एफबीआई के चीफ यानी कि निदेशक पद से बर्खास्त किया किसको, जेम्स कोमी को, ये आप याद रख सकते हैं। और ये एफबीआई का गठन कब हुआ था, 1908 को हुआ था। एफबीआई एजेंसी से किसी प्रमुख की बर्खास्तगी का ये दूसरा मामला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी जो स्टील कंपनी है आर्सेलर मित्तल, उसमें फिर से 3 साल के लिए चुन लिए गए हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। वो फिर से प्रमुख हो गए हैं, सीईओ भी हैं ये और फाउंडर भी हैं इसके। उसके बाद ओरेकल जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, यह कंपनी भारत में डेटा सेंटर बनाएगी। भारत के रक्षा सचिव कौन होंगे, संजय मिश्रा। इनसे पहले थे जी मोहन कुमार। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पे होगी, ये होगी सेंट पीटर्सबर्ग में, और इसमें पीएम मोदी जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें, वैज्ञानिकों ने 3.48 यानी कि 3.48 अरब साल पुराने स्रोत के तलछट से जमीन पर जीवन होने का सबसे पुराने जो चिन्ह की खोज किस देश में की है, वो ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अभी तक यही माना जाता है कि सबसे पहले पूरी धरती में जीवन आया था अफ्रीका में, लेकिन अब कई सारे जो फैक्ट आते जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आया ही करता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी यूपी पीसीएस के लिए। ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने स्रोत के तलछट से जमीन पर जीवन होने का सबसे पुराने चिन्ह की खोज किस देश में की है, ये की है ऑस्ट्रेलिया में की है। फिर पीएम मोदी ने किस कोर्ट में एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, ये सुप्रीम कोर्ट में की है। देखिए इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अब ये सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है हिंदी में एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ये कुल मिला के डिजिटाइजेशन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में केसेस का, और ई फाइलिंग की जा रही है, मामलों की ई फाइलिंग में मदद करेगी ये इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरा मतलब डेटा मैनेजमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जितने में मुकदमे आते हैं, जो भी ऑनलाइन सूचनाएं होती हैं उनको जो कागज रहित मतलब कि पेपरलेस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, और जितने भी देश में कोर्ट है उनके लिए काफ़ी बड़ा ये कदम है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये शुरुआत किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और यह प्रणाली मामलों की ई फाइलिंग में मदद करती है और वादियों को ऑनलाइन सूचना हासिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कागज रहित काम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये आप बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में चालू किया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि किस मंत्रालय ने राज्यों को जेल सुधार कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है, वो है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जेल सुधार कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। उसके बाद 5वां जो जेल सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। तो जेल सुधारों पर जो 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। फिर उसके बाद किस संस्था ने खिलाड़ियों के सिर पर पटका बांधने पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। पटका, हेडगियर और ये जो पगड़ी और हिजाब, ये सब ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने कर दिया है। ये प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है इन्होंने। मतलब जो भी ये सिर पर पटका बांधा जाता था अब वो हो जाएगा, वापस बांध सकते हैं। वो 1 अक्टूबर 2017 से किया जाएगा ये। उसके बाद अगर आप देखें, कावेरी नदी जल बंटवारे पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में किस न्यायविद से सलाह लेने का निर्णय किया गया है। ये फॉली एस नरसिम्हन से किया गया है, नरीम से, फॉली एस नरीम से।
और देखिए कावेरी जो नदी जल बंटवारा ये किस किस राज्यों के बीच में है? केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये मेन है स्टेट जहां पे जिनके बीच में की जो कावेरी नदी है उसका जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। फिर उसके बाद 29वां ये समन्वित निगरानी यानी कि कोरपैट ये द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास होगा। ये कहाँ किस किस कंट्री के बीच में होगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। कोरपैट जो एक्सरसाइज है ये बाइलेटरल है ये, और ये समुद्रिक अभ्यास है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होगा, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यही आ सकता है कि 29वां कोरपैट किस किस कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ये द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास एक्सरसाइज है ये। उसके बाद है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए डाटा उपलब्ध, डेटा वैसे बोलते हैं, हिंदी में डाटा लिखा हुआ है। तो युवाओं को रोजगार के लिए डेटा उपलब्ध कराने के लिए वर्क फोर्स स्थापित किया गया। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? ये करेंगे अरविंद पनगरिया, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। उसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 नई दिल्ली में हुई। इसमें भारत का पहला पदक मिला है, कांस्य पदक हरप्रीत सिंह को। और इनको किस स्पर्धा में मिला है? ग्रीको रोमन में 80 किलोग्राम वर्ग में हराया था इन्होंने जूजी चीन की को। और भारत का पहला जो स्वर्ण पदक इनको मिला है बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वर्ग में, ये भी आप याद रख सकते हैं। जस्टिन, फिर ये ड्रू बीबर, ये जस्टिन जो बीबर हैं ये कनाडा के हैं, ये सिंगर, पॉप सिंगर हैं, और ये भारत में इन्होंने परफॉर्म किया था, अभी इंडिया आए हुए थे। ये DY पाटिल स्टेडियम जो मुंबई में, वहां पे परफॉर्म किया था। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, यूट्यूब में भी अगर आप देखें इसको, यूट्यूब में भी काफ़ी पॉपुलर है ये। जस्टिन ड्रू बीबर ये कनाडा के सिंगर हैं, इन्होंने परफॉर्म किया था DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। फिर 11 मई की अगर आप न्यूज़ देखें तो मिसाइल स्पाइडर, ये सतह से हवा तक है, ये मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है स्पाइडर, और ये भारत ने इजराइल से हासिल की है। 15 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये पूछा सकता है कि मिसाइल स्पाइडर भारत को किस देश ने दिया है? ये इजराइल ने दिया है, सरफेस टू एयर है ये। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इसका विषय क्या था, इस बार थीम क्या थी? समावेशी और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी। ये जरूर आप याद रख सकते हैं क्योंकि थीम कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसका विषय था समावेशी और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी। नीदरलैंड में भारत के राजदूत चुन लिए गए, वेणु राजमणि, ये मैंने बता दिया था। फिर भारतीय रेलवे गार्ड सहित ट्रेन चलाने के लिए कौन सा उन्नत उपकरण खरीदेगा? ये खरीदेगा EOTT यानी कि एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। तो ये आप याद रख सकते हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय रेलवे गार्ड रहित ट्रेन चलाने के लिए कौन सा उन्नत उपकरण खरीदेगा? ये 1000 ट्रेनों के संचालन के लिए खरीदा जाएगा, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। फिर पहला जेंडरलेस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? एमा वॉटसन को। उसके बाद अगर आप देखें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने, जो कि ग्लोबल संस्था है, भारत में पहली एलीट NBA एकेडमी की शुरुआत कहाँ पे की है? ये की है JP ग्रीन्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली NCR में। उसके बाद चिकित्सा पत्रिका लैंसेट के अनुसार भारत में 2040 तक किस ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी के मामले 10% तक बढ़ सकते हैं? वो TB के बढ़ सकते हैं, TB नहीं है ये, TB है ये। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बीमारी, इसके मामले 10% तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद है किस शहर की मेट्रो ने पहली बार 23 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है? कोच्चि मेट्रो ने की है। तो कोच्चि मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को नौकरी दी जाएगी, जॉब दी जाएगी। ट्रांसजेंडर को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 में निर्णय आया था उसमें अब उसके बाद अब 3rd कैटेगरी का मान लिया गया है। उसके बाद चीन का जो नया गाइडेड मिसाइल है वो D26 है, और चीन ने इस मिसाइल का कोरियाई प्रायद्वीप के बाहर ये के पास बोहाई सागर में सफल परीक्षण किया था। उसके बाद फ्रांस में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए? विनय मोहन क्वात्रा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये ब्रह्मांड के रहस्यमय अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर यानी कि डार्क मैटर और अज्ञात ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए अभियान शुरू करेगी 2020 से। तो जो यूरोपियन ये अंतरिक्ष एजेंसी है ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए शुरुआत करेगी 2020 से ही करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़। देखिए वैसे भी जब इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग जितना भी डेटा एक्सेस कर पाते हैं वो सिर्फ 4% होता है। बाकी सब जो इंटरनेट है वो भी एक बोलते हैं कि वो अलग दुनिया है, वो डार्क है, वो कुछ हम नहीं कर सकते हैं उसको।
और उसके अलावा इंटरनेट की तो अलग बात हो गई, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में हमको पता है वो भी बहुत कम परसेंट में पता है। सब डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, वो हम लोग को पता भी नहीं है। उसी का पता लगाने के लिए 2020 से ये शुरुआत करेगी। फिर भारत सरकार ने भारत में सिर्फ बिजली से चलने वाली कारों की बिक्री का लक्ष्य बनाया है, और ये कब से है, 2030 तक। मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए ये सब कदम लिए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन कम से कम हो। वैसे भी जो फ्यूल है वो ख़त्म होता जा रहा है पूरी दुनिया में, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन कार चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी, एयर से कार चलेगी, बिजली से कार चलेगी। लेकिन मेन बात है कि बिजली भी तो फ्यूल से या फिर बनेगी, और क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो इतनी अच्छी तरह डेवलप हो नहीं सकती, इतनी तो नहीं डेवलप हो सकती कि पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। फिर सीबीएसई ने अपने स्कूल परिसरों में आधार पंजीकरण केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया है। तो ये पूछ सकते हैं कि किस संस्था ने अपने स्कूल परिसरों में आधार पंजीकरण बनाए जाने का निर्देश दिया है, सीबीएसई ने। फिर आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा कितनी तय की, 30 जून। देखिए, 3 तलाक मुद्दे की जो बात चल रही है उसमें सुनवाई करने वाले 5 ये जजों की बेंच बनाई गई है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके ये हेड हैं, और चीफ जस्टिस हैं ये JS खेयर, और भी कुछ लोग हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है। और भी इसमें कुछ लोग हैं, ये जो अन्य शामिल होंगे। मुस्लिम विमेन क्वेस्ट फॉर ये इक्वलिटी, इसमें मुस्लिम महिलाओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है ये। और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग हैं, जमात उलेमा ए हिंद के भी, केंद्र सरकार भी है। और ये कुरान सुन्नत सोसाइटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि कुरान को सही तौर पर अमल में लाने के लिए के उद्देश्य से संगठित की गई संस्था है। मतलब पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं 3 तलाक के मुद्दे पर, ये इन सभी को यहाँ पे लाया गया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि जब इनके भी जो ये समर वेकेशन होती है उसमें पूरी सुनवाई चलेगी। तो काफ़ी ज़रूरी है ये 3 तलाक का मुद्दा, ये समझना। आपको मैं बता चुका हूँ, वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसमें समझ लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त स्वतंत्र मौजूदगी यानी कि न्याय मित्र होता है जो, वो रहेगी सलमान खुर्शीद की। देखिए, ये कुछ देशों के नाम दिखे हुए हैं, ये मुस्लिम बहुल देश है, निम्न मुस्लिम बहुल देश हैं ये। और इन्होंने 3 तलाक की व्यवस्था ख़त्म की जा चुकी है। जैसे पाकिस्तान है, ट्यूनीशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, और ये मिस्र है, इराक है, तुर्की है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेशन है ये मुस्लिम्स की, और इसमें 3 तलाक की व्यवस्था ख़त्म की जा चुकी है। खैर, श्रीलंका में तो मुस्लिम बहुल नहीं है, क्योंकि ये श्रीलंका तो इसमें तो सिन्हालीज काफ़ी ज़्यादा हैं पॉपुलेशन वाइज। ये फैक्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये सिन्हालीज हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट को मानते हैं वो, और यहाँ पे तमिल और सिन्हालीज के बीच में काफ़ी लड़ाई भी चलती रहती है। लेकिन बाकी देशों में ये 3 तलाक की व्यवस्था ख़त्म की जा चुकी है। तो ये नाम लिखे हुए हैं कुछ। उसके बाद 12 मई 2017 की ये न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फायर पावर यानी कि ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया की आर्मी है, भारतीय सेना, विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है ये। नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर भारत है। मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की आर्मी चौथी सबसे ताकतवर है, 4th मोस्ट पावरफुल है ये आर्मी इंडिया की। और टोटल जो इसमें देश शामिल हुए तो 127, पाकिस्तान का 13वां नंबर है। पूरे दुनिया की जो आर्मी में नंबर 4 पे भारत, और पाकिस्तान है नंबर 13 पे। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना है। लेकिन वैसे अगर आप देखें नंबर वाइज तो सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो चीन के पास है। इंडिया की आर्मी में करीबन 13 लाख हैं इनकी स्ट्रेंथ है इस समय, 13 लाख के आसपास है सैनिक यहाँ पे। और इसमें जो 50 मानक, इसमें 50 इसमें क्राइटेरिया के आधार पर ये हुआ है, सैन्य क्षमता का आकलन किया गया था। फिर परमाणु हथियारों क्षमता के मामले में भी जो शीर्ष देश हैं वो कौन कौन है, रूस के सबसे ज़्यादा। लेकिन न्यूक्लियर पावर में सबसे ज़्यादा जो उनके पास जो टोटल जो न्यूक्लियर पावर वेपन है वो सबसे ज़्यादा है ये रूस के पास, 7,500 करीब है। सेकंड नंबर पे अमेरिका है, 7,200। तो परमाणु हथियार के मामले में रूस नंबर 1 पे है। रूस के पास बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं। अमेरिका नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे फ्रांस है, नंबर 4 पे है चीन, और भारत का जो स्थान है 7वां। तो इसमें जो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट थी उसमें इंडिया आर्मी 4th नंबर पे है पूरी दुनिया में, और इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है वो है 7वें नंबर पे। उसके बाद अगर आप देखें WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के लिए
गुडविल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को किया है। फिर डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक कौन है? वह है पूनम क्षेत्रपाल सिंह है। फिर उसके बाद चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है सिल्क रूट में, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है नेपाल। चीन की देखिए जो सिल्क रूट परियोजना है, इसको वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो इसमें रोड वाला है, जो सिल्क रूट जो पुरानी एंशियंट रूट थी उसको रिवाइवल कर रहे हैं, और उसके लिए मतलब इंडिया से भी बोल रहा था चीन, लेकिन इंडिया नहीं इसमें पार्टिसिपेट, इंडिया नहीं चाहता है, क्योंकि ये यूएस की रिपोर्ट भी थी कि चाइना हम लोग को घेर रहा है। उसका दूसरा जो कंपोनेंट है मैरी टाइम सिल्क रूट वाला है। तो ओबीओआर के दो इसमें ये पार्ट हैं, एक है रोड वाला और एक है ओशियन वाला। तो रोड वाला सिल्क रूट बोलते हैं उसको, और जो वाटर वाला है वो है मैरी टाइम सिल्क रूट। इसमें अब नेपाल भी शामिल हो गया है सिल्क रूट में, रोड वाले में। और यह परियोजना एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 65 देशों को जल और थल मार्ग से जोड़ेगी, यानी कि लैंड और वाटर से जोड़ेगी। और इसमें चीन के 27 प्रांतों में से 16 में से होकर गुजरेगी यह परियोजना। वन बेल्ट वन रोड काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चाइना के एक बहुत बड़े पार्ट से ही गुजरेगी वन बेल्ट वन रोड। और ये पूरा इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे ये देखिए चाइना ये कर क्यों रहा है, क्योंकि जो चाइना जैसे सीपीईसी भी डेवलप कर रहा है इधर, और जैसे अगर आप देखें इसमें स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास वाला एरिया जो है वहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यूएस की भी आर्मी है यहाँ पे, यूएस की सॉरी नेवी है, तो हर जगह है वो। तो यहाँ पे इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। अगर आप देखें ये इंडियन ओशियन और ये स्टेट ऑफ मलक्का वाले के आसपास के रीजन में, तो चाइना को ये लगता है, और यूएस के साथ इंडिया की अच्छी खासी डिफेंस रिलेशन भी हो गई, लेमोआ भी साइन हो गया है। तो चाइना को ये लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि स्टेट ऑफ मलक्का वाली जो रूट से इनका ट्रेड होता है उसको ब्लॉक कर दे। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी है वन बेल्ट वन रोड जो पॉलिसी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का, कि ये लोग क्या करेंगे, चाइना ऐसे घूम के जाता है पूरा ट्रेड करने ऑयल का, तो एक तरह से इनका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, और वहाँ से ही डायरेक्ट अगर वो डेवलप कर देंगे तो पूरा, पहली बात तो लैंड वाली जो रिवाइवल हो जाएगा, उससे भी ट्रेड होता रहेगा। ट्रेन वेन भी चला रहे हैं लोग, काफ़ी बड़ी काफ़ी दूर तक चला रहे हैं, यूरोप से लेके पूरा चाइना तक का। उसके बाद अगर ये जितने भी जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका को हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो एक तरह से चाइना की पूरी प्रेजेंस हो जाएगी इंडियन ओशियन में। तो एक ये भी स्ट्रेटेजिक रीजन भी है इसका। और एशिया, यूरोप और ये अफ्रीका तीनों के 65 देशों को जोड़ेगा ये। फिर K9 वज्र क्या है? ये स्वचालित तोप है, और ये एल कंपनी ने बनाई है। भारतीय सेना को 100 स्वचालित तोपों की आपूर्ति करेगा K9 वज्र। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर कितने जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे? 1000 बनाए जाएंगे, और यहाँ पर किसी को भी रियायती दर पर गुणवत्ता युक्त दवाएं मिलेंगी, मतलब क्वालिटी इसमें मेडिसिन मिलेंगी जन औषधि केंद्र में। बेसिकली गरीबों को सर्व करने के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्वालिटी जो दवाएं मिल पाएँ और कम से कम रेट पे। उसके बाद देखिए जो बेस ईयर चेंज कर दिया गया WPI का और IIP का, यानी कि WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, और IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं WPI को थोक महंगाई सूचकांक, और IIP को बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। और इन दोनों का आधार वर्ष अब 2004-05 से बदल के कर दिया गया 2011-12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले भी CPI का भी चेंज हो चुका है 2011-12, और भी जितने जैसे GBA का भी चेंज हो चुका है, GDP का भी चेंज हो चुका है। तो यही दोनों बचे थे, IIP का भी चेंज हो गया और ये WPI का भी चेंज हो गया। अब 2011-12 होगा। मेन बेसिकली वही होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, मार्केट में चेंजेस आ गए हैं, उसी की वजह से ये बेस रेट को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है कि जो एक्यूरेट इकोनॉमिक डेटा मिल सके। उसके बाद मार्च 2016 में औद्योगिक उत्पादन प्रतिशत कितना बढ़ा था? 5.5%। उसके बाद 2016-17 में IIP की वृद्धि कितनी हुई थी? 5%। IIP की नई सीरीज में शामिल कितनी वस्तुएं? 809। देखिए 2004-05 की जो इसमें रिवाइज भी करते रहते हैं, जो कुछ ज़्यादा और वस्तुएं उसमें इंक्लूड कर देते हैं कि और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आता रहे। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 2011-12 की अब नया बेस ईयर होगा, और पहले 2004-05 था। और दूसरी बात कि उस सीरीज में 2004-05 में 620 वस्तुएं थी, और जो नई वाली 2011-12 की सीरीज है इसमें 809 वस्तुएं हैं। उसके बाद 67वीं जो फीफा कांग्रेस की बैठक आयोजित कहाँ पे हुई है? मनामा में हुई है, बहरीन में। और फीफा की इस बैठक में विश्व फुटबॉल संस्था की संचालन समिति का प्रमुख जिसको चुना गया है? मुकुल मुदगल को। देखिए मुकुल मुदगल को ये फीफा की गवर्निंग बॉडी का ये चुना गया है चीफ।
4 साल का इनका कार्यकाल होगा। उसके बाद किस आयोग ने राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की शुरुआत की? यह चुनाव आयोग ने की है, राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की। फिर कृषि मंत्रालय अब ई कृषि संवाद का लोकार्पण किया है इसने। तो कृषि मंत्रालय ने ई कृषि, ये तो मतलब इस ई कृषि संवाद से ही डायरेक्टली इसी से आप समझ सकते हैं कि कृषि मंत्रालय ने किया है ये। उसके बाद बहामास के प्रधानमंत्री चुने गए हुबर्ट मिन्मिस, और इन्होंने हराया किसको? येरी क्रिस्टी को, जो कि लिबरल पार्टी से थे। फिर हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की विकलांगता पेंशन बढ़ाकर 3,000 कर दी। पहले 300 थी, अब ये 3,000 कर दी गई हरियाणा सरकार ने। जो श्रमिकों की विकलांगता पेंशन है अब वो 300 से 3,000 हो गई है। फिर फेम्टो प्रायोगिक उपग्रह है भारत का, और इसे SR-4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। उसके बाद अगर आप देखें रेलवे स्टेशन पर ₹1 क्लिनिक का शुभारंभ रेलवे की किस इकाई ने किया है? सेंट्रल रेलवे ने किया है ये। फिर सीआरपीएफ ने अपने माओरोधी कूटनीतिक कमान मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया है? ये पहले इसका जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में था, अब ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है, माओरोधी कूटनीतिक कमान मुख्यालय। उसके बाद 13 मई की न्यूज़ देख लीजिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिल्क रूट, जो अभी मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया, अभी थोड़ा उसकी ग्लिम्स दिया है, उसका समराइज किया था कि OBOR क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं उसके। उस योजना का भी सम्मेलन हुआ है, 14 मई को हुआ है ये, और इसमें भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। चाइना हमेशा बोलता रहता है कि आप भी आ जाओ, लेकिन हम नहीं इसमें जाएंगे, क्योंकि फिर एक तरह से हम भी चाइना के बहकावे में आ जाएंगे। और लोग ऐसे बोलते हैं कई सारे इकोनॉमिस्ट कि हमको भी व्यापार मिलेगा, हमारा इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के वही है ना कि उसको लीड चाइना कर रहा है, तो मतलब लीडर वही बना रहेगा जैसे। और चाइना ने भी जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशन भी चालू किए हैं उसमें भी चाइना अपनी लीडरशिप चाहता है, तो इंडिया को सबॉर्डिनेट बना के ही रखेगा। और कुल मिला के इंडिया अगर इसमें शामिल हो गया तो जैसे चाइना की जो प्रेजेंस होगी इंडियन ओशन में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली हानिकारक है इंडिया के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने इसका बहिष्कार किया था। OBOR का सम्मेलन हुआ था बीजिंग चाइना में, और 29 देशों के प्रमुख ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और OBOR परियोजना अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड लेवल पे 40% वैश्विक अर्थव्यवस्था उससे होगी प्रभावित। ग्लोबल इकोनॉमी का 40% लगभग इसमें इफेक्ट होगा ये OBOR की परियोजना से। और 4.4 अरब 4.4 बिलियन परियोजना से ये इसमें जुड़ने वाले देशों की आबादी है इसमें 4.4 बिलियन, यानी कि 440 करोड़ के आसपास। फिर केदारनाथ के लिए रोपवे निर्माण किया जाएगा, 2 चरणों में होगा। रोपवे देखिए आपने देखा होगा कई बार, रस्सी में जो वो लटके होते हैं उसमें लोग इधर से उधर ट्रांसफर, ये पूरा मतलब जैसे जहाँ ये रोड नहीं बन सकती हैं और रेलवे नहीं बन सकती, वहाँ पे अगर एक जगह से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाना हो तो रोपवे का यूज़ करते हैं। देखिएगा आप कभी, ये रस्सी में बंधे होते हैं, और ये आपने मूवीज़ में कई बार देखा होगा, रोपवे बोलते हैं उनको। 2 चरण में किया जाएगा केदारनाथ के लिए रोपवे का निर्माण। पहला चरण होगा लिंचोली से लेकर केदारनाथ तक, और दूसरा चरण होगा रामबाड़ा से लेकर लिंचोली तक, और ये रोपवे 11 किलोमीटर लंबा होगा। उसके बाद 1.5 वर्ष में पूरा होगा 4 धाम रेल सर्वेक्षण का कार्य। 4 धाम में रेल सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। देखिए 4 धाम है कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, BKYG, ये आप याद रख सकते हैं। और ये परियोजना है 327 किलोमीटर की सुरंगें बनाई जाएंगी 61। तो 4 धाम रेल सर्वेक्षण का काम चल रहा है, 1.5 वर्ष में पूरा होगा ये। उसके बाद देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी साइबर अटैक हुआ है भारत समेत 100 देशों पर, 150 करीब है ये, अभी मैंने जो न्यूज देखी है इन्होंने एक दिन पहले लिखी इसलिए, और अभी आज मैंने जो लेटेस्ट देखी करीबन 150 देशों पर ये साइबर हमला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, काफ़ी ये आ सकता है इस पर क्वेश्चन जरूर। और यह हमला ये जो NSA है, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी से चुराए गए साइबर हथियार इटर्नल ब्लू से किया गया है ये। और इटर्नल ब्लू को क्या बोलते हैं? वानाक्राई रैनसमवेयर। तो वानाक्राई रैनसमवेयर के नाम से ये जाना जाता है। इसमें देखिए ये सबसे पहले पता चला स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस में, और इस साइबर हमलों में सर्वाधिक जो प्रभावित देश है, अगर पूरे देश की बात करेंगे तो ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा लेवल पर ये अटैक हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो रशिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है। अगर वर्स्ट अफेक्टेड पूछा जाएगा क्वेश्चन UPPCS में, तो उसमें आंसर होगा रशिया, ये आप याद रखिएगा। अभी मैंने न्यूज़ देखा था, वर्स्ट अफेक्टेड मतलब रशिया के जितने भी कंप्यूटर हैं 60% से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इससे, तो वर्स्ट अफेक्टेड में रशिया आएगा आंसर। और अगर पूरे एक देश की बात की जाएगी तो ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है इसमें। और साइबर हमले में ये देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, रैंसमवेयर नामक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है,
और वानाक्राई नामक वायरस का यूज किया गया है। तो रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है और वानाक्राई एक वायरस है। रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है और इसे इटर्नल ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। और इस सॉफ्टवेयर से देखिए इसमें क्या होता है कि रैंसमवेयर का मैं बताता हूँ आपको कि कंप्यूटर पर हमला करेंगे आपको और एक ईमेल भेज देंगे, ठीक है। आप उस ईमेल पे क्लिक करोगे, उस ईमेल पे जब आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आ जाएगा और उससे कंप्यूटर लॉक हो जाएगा तुरंत। और कंप्यूटर लॉक करने के लिए अगर आप बोलोगे तो पहले हो या तो बोलेंगे कि आप पैसे दो, एक देखिए बॉक्स खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स आपने देखा होगा कभी। तो इसीलिए जो ईमेल आती है, अब कहीं भी अगर अनजान जगह से आए ईमेल तो ऐसे नहीं खोलनी चाहिए और उससे आपका कंप्यूटर लॉक हो सकता है। और उसके लिए फिर वो लॉक तभी खुलेगा जब आप ऑनलाइन वो फिरौती मांगेंगे, कुछ $300 $400 कुछ भी मांग रहे हैं वो लोग। और अगर नहीं आप दोगे तो पूरा डेटा उड़ा देंगे आपका जितना भी है कंप्यूटर में। तो ये एक तरह से ये है कि, और फिरौती मांग किस में रहे, ये बिटकॉइन में मांगी जा रही है जो वर्चुअल करेंसी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, आपको मेल भेजेगा, ये मेल आपने क्लिक किया तो एक बॉक्स खुला, ब्लॉक वो उस अगर वो बॉक्स से अब वो पूरा कंप्यूटर लॉक हो गया। अब अगर उसको अनलॉक करना है तो या तो आप उनको पैसे दो पहले, और वो भी बिटकॉइन में, फिर उसके बाद ही वो करेंगे, नहीं तो आपका डेटा पूरा खत्म कर देंगे। तो कुल मिला के ये है, रैंसमवेयर एक अटैक हुआ है सॉफ्टवेयर का, और एक वानाक्राई नाम का वायरस हुआ है। ये वानाक्राई वायरस और ये रैंसमवेयर का खास वायरस है। और ये रैंसमवेयर का पूरा नाम देखिए क्या है, रैंसमवेयर Win32 विन वाना क्रिप्ट है ये। और देखिए ये जो जितने भी जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, उसी को निशाना बना रहा है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अभी सॉफ्टवेयर पैच भी अभी फ्री में दे दिए हैं सबको, अभी लेटेस्ट न्यूज़ में देख रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यूएसए पे एक तरह से हमला है ये। तो साइबर हमले जो साइबर अटैक हुए हैं उसमें पूरी दुनिया में 150 कंट्रीज़ पे हुआ है, इंडिया में भी हुआ। रैंसमवेयर, अब देखिए ये पूछा जा सकता है कि रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वानाक्राई क्या है, वानाक्राई एक वायरस है, ठीक है। दो चीज़ें हैं इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सा है इसमें, तो वो रशिया है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित वाली बात अगर आएगी तो ये है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में तो पूरी कंट्री के ही ये इंस्टीट्यूशन में ये हमला हुआ है पूरा। और ये सबसे पहले पता भी स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस में चला था। और ये जो हमला हुआ है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसए से चुराए गए साइबर हथियार इटर्नल ब्लू से किया गया है। तो रैंसमवेयर और वानाक्राई दोनों याद रखिएगा। रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वानाक्राई एक वायरस है, ठीक है। उसके बाद भारत में भी देखिए, इंडिया में भी प्रभावित हुआ है इससे, साइबर अटैक से। आंध्र प्रदेश की पुलिस इकाइयों की कंप्यूटर ये प्रभावित हुई इससे, और 4,500 करोड़ की लागत से नहीं, अब ये तो दूसरी न्यूज़ है। तो मतलब इंडिया में भी इसका इफेक्ट आया है, जो ये साइबर अटैक हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है ये इफेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो करंट अफेयर, 4,500 करोड़ की लागत से अब इंडिया में सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे 6, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव के आदि योगी प्रतिमा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है, और यह प्रतिमा विश्व की सबसे विशाल अर्ध प्रतिमा घोषित की गई है। ये आप याद रखिएगा। ये आदि योगी प्रतिमा जो ये है, ये कोयम्बटूर तो तमिलनाडु में है, 112 फीट ऊंची है ये, और इसीलिए इसको बोला गया विश्व की सबसे विशाल अर्ध प्रतिमा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये ईशा फाउंडेशन द्वारा स्थापित की जा रही है। इसको पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 24 फरवरी 2017 को। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। विश्व की सबसे विशाल अर्ध प्रतिमा ये कौन है, ये भगवान शिव के आदि योगी प्रतिमा ये है, और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में 112 फीट की ऊंची है ये। उसके बाद राजस्व विभाग ने असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के 80 साल के जो सिटीजन है उनको पैन कार्ड तथा टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता में छूट दे दी, कि मतलब उनको अब पैन कार्ड लेना या फिर टैक्स रिटर्न अगर फाइल करना, आईटीआर फाइल करना, तो आधार संख्या उनको नहीं देनी जरूरी है। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक पुरस्कार है वो दिया जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, और ये किसको दिया गया, 35 नर्स कर्मियों को दिया गया है। उसकी राशि कितनी है, 50,000। फिर 14वां अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस ये कहाँ मनाया जा रहा है, कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया। और ये बौद्धों का सबसे बड़ा उत्सव होता है, बुद्धिस्ट लोगों का सबसे बड़ा जो उत्सव होता है वैशाख होता है दिवस, 12 से 14 मई तक। इसमें पीएम मोदी भी गए थे, और ये चीफ गेस्ट थे पीएम मोदी जी, जो अभी इंडिया, ये पीएम मोदी जी की जो श्रीलंका अभी यात्रा है। तो वैशाख दिवस ये आप याद रख सकते हैं, बौद्धों का सबसे बड़ा उत्सव है, और ये श्रीलंका में मनाया गया कोलंबो में। उसके बाद 19वां भारत इटली के संयुक्त आयोग का सत्र आयोजित कहाँ पे हुआ, रोम इटली में हुआ ये, और आर्थिक सहयोग के लिए हुआ। उसके बाद किस देश के स्टॉक एक्सचेंज में
NHAI मसाला बॉन्ड का शुभारंभ हुआ। ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है और इस बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मसाला बॉन्ड आएंगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। मसाला बॉन्ड का देखिए, तो ये आप याद रख सकते हैं। मसाला बॉन्ड मतलब वही कि इंडियन रुपी के टर्म्स में अगर इंडिया के बॉन्ड्स हैं कुछ और इंडिया के रुपी के टर्म्स में उसको कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद महिला एवं विकास मंत्रालय ने बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के समन्वय विभाग का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? मार्क लोकाक, जो ब्रिटेन के हैं। उसके बाद वुड्रो विल्सन अवार्ड फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप से सम्मानित किसको किया गया? चंदा कोचर, जो कि ICC की प्रमुख हैं और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये 1998 में स्थापित किया गया था, वुड्रो विल्सन अवार्ड फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, और इसको किसको मिला? चंदा कोचर को, और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनसे पूर्व ये अब्दुल कलाम जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को मिला था और नारायण मूर्ति को मिल चुका है ये। तो वुड्रो विल्सन अवार्ड फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट सिटीजन 3 लोगों को मिल चुका है अभी तक इंडिया में, सर APJ अब्दुल कलाम को और प्लस नारायण मूर्ति को प्लस अभी चंदा कोचर को मिला है। ये पहली भारतीय महिला बनी है। फिर 29वां साझा नौसैनिक अभ्यास कॉर्पेट, अभी मैंने बताया था कॉर्पेट इंडिया और ये इंडोनेशिया के बीच में हुआ है ये। तो ये नेवी एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है। 29 जो नेवल एक्सरसाइज है कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है और ये अभ्यास हुआ है कहाँ पे? अंडमान सागर में हुआ है। ये अंडमान सागर में हो रहा है मतलब। फिर भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये कहाँ पे? गुजरात में है ये। उसके बाद है किस बैंक ने वीडियोकॉन को दिए गए ऋण को डूबता ऋण के रूप में चिन्हित किया है? ये देना बैंक है। देना बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है। फिर किस देश ने जीका वायरस पर लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? ये ब्राजील है। फिर अभी तरणजीत सिंह को नियुक्त किया ट्विटर में भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में। निधन हुआ है मोनो कोइविस्ता का, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। आम की कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद कर लीजिए, यूपी पीसेस में पूछ रहे हैं जनरली। आम की है जैसे फजली है, मल्लिका है, केसर है और गुलाब खास है। तो ये चारों आम की प्रजातियां हैं, फजली, मल्लिका, केसर और गुलाब खास। और ये केसर जो है ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है। उसके बाद मसाला बॉन्ड, देखिए मसाला बॉन्ड जो अभी बताया था कि मसाला बॉन्ड ये NHAI ने किया है अपना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, उसी की हिंदी में डिफिनेशन दी हुई है। और ये क्या है कि विदेशी पूंजी बाजार में निवेश हेतु भारतीय रुपए में जारी किया जाने वाला बॉन्ड, मतलब इंडियन रुपी के टर्म्स में आप इसको किसी भी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि उसमें आपको फंड मिल जाएगा, निवेश मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। फिर ये यूपी पीसेस के लिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक पन्ने की लास्ट न्यूज और है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश में दो नए नगर निगम बनाए जाएंगे। अभी तक कितने थे? 14 थे, अब 16 हो जाएंगे टोटल नगर निगम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में 16। तो 14 थे अभी तक, अब 15वां बनाया गया किसको? अयोध्या में फैजाबाद को, और 16 बनाया गया मथुरा में वृंदावन को। ठीक है, और उससे पहले बने थे कौन? सहारनपुर और फिरोजाबाद बने थे नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में अब नगर निगम कितने हो गए? 16। फिर उत्तर प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह को मनाएगी कब? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फिर राज्य सरकार राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र कितने? 20 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। फिर यूपी में सभी को मुफ्त शिक्षा देने का लक्ष्य घोषित किया गया है। 2030 तक ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। यूपी के विकास को से संबंधित रणनीति बनाने के लिए नीति आयोग का 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विद्यालय उत्तर प्रदेश आया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदन के नेता बने हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा बने हैं, वो याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश का पहला कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पे बनाया जाएगा? गाजियाबाद में। इसी के साथ ये करंट अफेयर खत्म होती है। 8 मई से लेकर 14 मई तक की थी, ये पूरी हिंदी मीडियम में थी। राजकुमार जी के नोट्स थे, और इसमें राइटिंग वाली बात थोड़ी अगर आप छोड़ दें तो बाकी इसमें नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। राइटिंग के लिए भी मैंने राजकुमार जी से बोला है कि आप अपनी राइटिंग सुधारिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये स्टेट पीसेस के लिए जो मैंने 2-3 न्यूज़ बताई उस पर जरूर विशेष फोकस करिएगा, वो बिल्कुल आ सकती हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब जब भी होगा यूपी पीसेस, मान लीजिए अगस्त में भी होगा या सितंबर में होगा, तो न्यूज़ जो होंगी वो करीबन जून तक की तो आएंगी, तो आपको ये वाली न्यूज़ भी पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।